गुड डे स्टूडेंट्स। यूपीएससी टेस्ट सीरीज का अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू हो रहा है। ठीक है, जिसने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग जाके क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लीजिएगा। ये यूपीएससी 2025 का जो प्रीलिम्स देने वाले हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है टेस्ट सीरीज। ये विजन आई इसकी है। अगला आइए डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है 60 नंबर का। शीत ऋतु के दौरान उत्तर भारत में, ठीक है, अत्यधिक ठंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का क्या डिमांड है, ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड पड़ने के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक, आइए एलिमिनेट करते हैं। पहला कथन क्या है, कैस्पियन सागर से आने वाली ठंडी पवनी। ये सही है। कैस्पियन सागर भारत के कौन से एरिया में है, पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है, कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं, ये क्या है, उत्तर भारत में शीतलहर की इस जो स्थिति होती है उसे उत्पन्न कर देती हैं। ठीक है, दूसरा कथन क्या है, पूर्वी जेट प्रवाह का समय पूर्व आगमन। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। पूर्वी जेट प्रवाह का समय पूर्व आगमन नहीं है। ये कहाँ पे होता है, पूर्वी जेट प्रवाह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में नहीं होता। ठीक है, ये कब होता है, अगस्त के आसपास के महीने में। कहाँ पे, भारत के 15 डिग्री नॉर्थ में होता है। ठीक है, भारत के 15 डिग्री नॉर्थ में, मतलब दक्षिणी अक्षांश में 15 डिग्री पे होता है। ठीक है, और ये कहाँ से चलती है, पूर्व से, मतलब पश्चिम से नहीं चलती। जो पश्चिमी जरूरी होती है वो ठंड के लिए जरूरी नहीं है, जबकि पूर्वी जो है ये मानसून आगमन के लिए जरूरी है। ठीक है, मानसून मतलब 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, उत्तर भारत की महाद्वीपीय जो अवस्था है वो भी ठंड के लिए, अत्यधिक ठंड पड़ने के लिए जिम्मेदार है। ठीक, तो इसमें से कौन से सही होंगे, पहला कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान, इसमें तुर्क नहीं है, जबकि इन सबसे आने वाली ठंडी जो पवनें हैं वो शीतलहर के लिए जरूरी होती है। मतलब 1 और 3 सही है। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पर्वतों व पहाड़ियों से घिरा होता है। ठीक है, क्या है, स्थलाकृति के बारे में है। घिरा होता है जहां अफवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है। ठीक है, नदी बेसिन वगैरह जो भी है, बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, मतलब ये कौन सी स्थलाकृति इस हिसाब से बनती है, तो ये बनती है प्लाया। ठीक है, प्लाया की बात करें तो प्लाया जो होते हैं, प्रायः कहाँ मिलती है, मरुस्थलों में पाई जाने वाली स्थलाकृति होती है। ठीक है, कहाँ पे, मरुस्थलों में पाई जाने वाली स्थलाकृति होती है। अगर प्लाया के बारे में अधिक बात करें तो यह शुष्क होता है और साथ साथ वनस्पति रहित होता है। ठीक है, यहाँ पे वनस्पतियां का अभाव होता है। ठीक है, अपवाह विहीन मरुस्थलीय बेसिन के सबसे निचले हिस्से में यह पाई जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ, यह बेसिन जो है वो पर्वत और पहाड़ियों से भी घिरा होता है। ठीक है, जहाँ अफवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में ही होता है और यहीं के किनारे किनारे लगातार जो अवसाद जमा होते हैं, इसी के बीच में ये प्लाया का निर्माण होता है। यह ऐसा स्थान है जहाँ वर्षा अवधि के दौरान अल्पकालिक झीलों का भी निर्माण होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस स्थलाकृति में स्थलीकृत मृत्तिका, गाद व रेत, ये सारी चीजें भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लाया, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो पर्वत पहाड़ियों से घिरा होता है, यहाँ अफवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है। बेसिन के किनारों से जो अवसाद मिलते हैं, गाद मिलते हैं, उनके द्वारा नए बेसिन में लगभग समतल मैदान का निर्माण होता है। यही है प्लाया। ठीक है, ये मरुस्थलीकृत होता है, मतलब यहाँ पे ज्यादातर रेत ही वगैरह मिलते हैं। यहाँ पे वनस्पतियां जो हैं वो नहीं पाई जाती। ठीक है, वनस्पतियों का अभाव होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेत के डिब्बों या टीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या है, बरखान का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पौने अपनी गति बदलती रहती है। ठीक है, बरखान क्या होता है, बरखान जो वास्तव में होता है अर्ध चंद्राकार जो होता है, वो क्या है, रेत के टिब्बे होते हैं, टीले होते हैं। इनकी भुजाओं का जो निर्माण होता है वो पौनों की बहने की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, मतलब अगर पौने बह रही हैं इस तरफ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो इनका निर्माण इस तरफ से होता है, इस तरीके से। ठीक है, पौनों का दिशा इस तरफ है तो ये इसके अपोजिट साइड में ऐसे बनती है। ठीक है, अर्धचंद्राकार अवस्था पे ये बनती हैं। ठीक है,
अब इसके बारे में क्या कहते हैं, विपरीत होता है ऐसे क्षेत्र में निर्मित होता है जहां पवनों की गति और उसकी दिशा क्या होती है, बदलती नहीं बल्कि क्या रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है, वहां पे बरखान का निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट गलत हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है, वनस्पति की उपस्थिति रेत के टिब्बों के निर्माण की प्रक्रिया में बाधा डालती है। तो ये भी गलत होगा, क्योंकि वनस्पतियां जो होती है, वनस्पति और पौधे, ये रेत के टिब्बों और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे निभाती हैं? ये रेत के कणों को अपनी जड़ प्रणालियों में जकड़ के रखती हैं। ठीक है, जड़ प्रणालियों में जकड़ के रखती हैं, जिसके द्वारा रेत के टिब्बों का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है? तीसरा है रेत के टिब्बों का निर्माण पवनों की गति के दिशा के समकोण में नहीं होता। ये भी गलत है। इसका जो निर्माण होता है पवनों की गति के दिशा के समकोण में होता है। ठीक है, और ऑप्शन में क्या है, नहीं होता है, तो उसमें तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने सही है? इसका इसमें से एक भी सही नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। बरखान का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पवनें अपनी गति बदलती रहती हैं। गलत, पवनों की गति स्थिर रहती है। दूसरा, वनस्पति की उपस्थिति में रेत के टिब्बों का निर्माण प्रक्रिया में बाधा डालता है। ये भी गलत होगा, क्योंकि वनस्पति और पौधे जो है अपनी जड़ों के माध्यम से रेत को अपनी जो उनके जो कण हैं रेत के, उसको बांधते हैं और स्थिर रखते हैं। तीसरा क्या है, रेत के टिब्बों का निर्माण पवनों की गति के दिशा के समकोण में नहीं होता। ये भी गलत है, क्योंकि उसके समकोण में ही होता है। ठीक है, इसमें कोई नहीं सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कार्स्ट भू आकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है, कार्स्ट क्षेत्र में धरातली जल का अपवाह जो है वो बहुत कम होता है। ये सही है। कम क्यों होता है? कम इसलिए होता है क्योंकि जो इन क्षेत्रों की आधारशिला होती है वो छिद्रिल प्रकृति की होती है। ठीक है, छिद्रिल मतलब छिद्रनुमा होती है। ठीक है, इसके ऊपर से बहने वाली नदियों के जल का जो अपवाह छिद्र होता है वो धरातल के अंदर चला जाता है। ठीक है, इसी कारण धरातल पर बहने के बजाय ये जल भूमिगत हो जाता है, इसलिए इसका अपवाह कम होता है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट दोनों काष्ठ स्थलाकृति के निक्षेपणात्मक स्वरूप हैं। अब इसमें देखते हैं, स्टेलेग्माइट जो है ये निक्षेपात्मक स्वरूप है, लेकिन स्टेलेक्टाइट जो है ये अपर्दनात्मक स्वरूप है। ठीक है, अपर्दनात्मक है, मतलब ये अपर्दन से ही निर्मित होता है। ठीक है, अब ऑप्शन में एलिमिनेट करते हैं। पहला सही है, स्लैग ये निक्षेपणात्मक नहीं बल्कि अपर्दननुमा है। ठीक है, अपर्दननुमा है। वहीं स्टेलेग्माइट ये निक्षेपण है। तो दूसरा वाला तो गलत हो जाएगा, लेकिन पहला वाला सही है, क्योंकि जो काष्ठ भू स्थलाकृति होती है, धरातली जल का अपवाह कम होता है, क्योंकि ये छिद्रनुमा होते हैं, और धरातली जल का जो जल का भाग है वो भूमिगत हो जाता है। तो इसमें से कौन से या कितने सही हैं? तो केवल एक सही है, पहला वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर अमेरिका के ग्रांड कैनियन का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा किया जाता है? ठीक है, कौन सी नदी? मिसिसिपी नहीं है। मिसिसिपी मिसौरी दोनों एक में ही नदी है, दोनों नहीं है। हडसन नदी ये भी नहीं है। कोलोराडो नदी ये सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कैनियन क्या होता है। जो ग्रैंड कैनियन है, ये कैनियन होता क्या है? कैनियन क्या होती है? तीव्र ढाल वाली जो ढलान होती है, तीव्र ढलान वाली गहरी व सकरी घाटी होती है। ठीक है, क्या होती है? गहरी व सकरी घाटी होती है। ग्रैंड कैनियन कहाँ है? कोलोराडो नदी द्वारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप पे। ठीक है, स्थलाकृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा के संदर्भ में है, आइए डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है मृदा के संदर्भ में। पहला क्या है, नई मृदा मूल मृदा सामग्री के साथ समानता प्रदर्शित करती है। तो ये सही होगा। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है, जो नई मृदा होती है या सबसे निचला मृदा संस्तर मूल पदार्थ के साथ, ठीक है, वो समानता प्रदर्शित करता है। जो उसका मूल है उसके साथ समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा उथली प्रोफाइल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, उथली प्रोफाइल, उथली नहीं बल्कि ये क्या है, गहराई पे होती है, तीव्र गहराई होती है। ठीक है, अगर इसमें देखें तो इसमें क्या है, गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जो मृदा होती है वो टुंड्रा क्षेत्र की मृदा की तुलना में अधिक गहरी परिच्छेदिका प्रदर्शित करती है। ठीक है, मतलब जो गर्म है ये टुंड्रा क्षेत्र की तुलना में, जो उथली होती है, उथली क्या है, टुंड्रा प्रदेश में है। ठीक है,
टुंड्रा प्रदेश में उथली होती है, जबकि गर्म में क्या है, गर्म में गहरी प्रोफाइल को प्रदर्शित करती है, इसलिए दूसरा वाला गलत होगा। बात करते हैं तीसरे वाले ऑप्शन की तरफ। ह्यूमस का संचय उप आर्कटिक क्षेत्रों की मृदा की एक विशिष्ट विशेषता है। ठीक है, अब ह्यूमस के बारे में बात करते हैं। ह्यूमस क्या है? इस प्रकार का जो आर्कटिक या उप आर्कटिक क्षेत्र है, वो टुंड्रा जलवायु में पीट की संस्तर जो होती है वो विकसित होती है। ठंडी जलवायु में क्या होता है, जो ह्यूमस का संचय होता है, क्योंकि इन दशाओं में जो जीवाणु की वृद्धि होती है वो कम होती है। ठीक है, इन और दशाओं में जीवाणु की वृद्धि कम होती है, इसलिए ह्यूमस का संचय उप आर्कटिक क्षेत्रों के मृदा की तुलना में एक विशिष्ट विशेषता है। तो इसमें से कितने सही होंगे? इसमें सही होंगे पहला वाला और तीसरा वाला। जबकि दूसरा वाले में क्या है, मृदा उथली नहीं होती बल्कि ये गहराई होती है। उथली कहाँ पे होती है? टुंड्रा प्रदेश में। ठीक है, इसमें से कितने सही होंगे? केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? क्षोभ मंडल की अधिकतम मोटाई भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ 30 डिग्री अक्षांश के आसपास है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का क्या है, सबसे निचला, ठीक है, निचला स्तर है, सबसे नीचे का स्तर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है, सतह से लगभग 13 किलोमीटर तक है। ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी की मैपिंग हम करते हैं। ठीक, कहाँ है, सतह से 13 किलोमीटर के आसपास तक है। ठीक है, और अगर यह ध्रुवों के निकट देखें तो ध्रुवों के निकट क्या है, 8 किलोमीटर पे है। ठीक है, ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर। अब विषुवत वृत्त पर, जो विषुवत वृत्त है उस पे क्या है, 18 किलोमीटर के आसपास तक है। ठीक है, सतह पे जो सरफेस है, सरफेस पे कितना है, सरफेस पे बात करें तो सब सरफेस पे 13 किलोमीटर तक है। ठीक है, विषुवत वृत्त पे 18, वहीं ध्रुवों के पास आसपास 8 किलोमीटर की मोटाई तक है। ठीक है, इसलिए पहला कथन जो है, पहला कथन हमारा गलत होने वाला है, क्योंकि अधिकतम मोटाई कहाँ पे, भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ ना होकर के कहाँ पे, विषुवत रेखा में 18 किलोमीटर। तो मतलब इसकी जो ऊंचाई है, मोटाई, वो चेंज होती रहती है, 8, 10, 18 कुछ भी होती है। ठीक है, मैक्सिमम 18 तक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, समताप मंडल को क्षोभ मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को समताप सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समताप सीमा नहीं कहते, बल्कि इसको क्या कहता है, क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है, क्षोभ सीमा कहते हैं। यहाँ का जो तापमान होता है वो प्राय क्या रहता है, स्थिर रहता है। यहाँ का तापमान प्राय स्थिर रहता है क्षोभ सीमा पे, इसलिए दूसरा कथन भी हमारा गलत होगा, समताप सीमा नहीं, क्षोभ सीमा कहते हैं। तीसरा कथन क्या है, आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपर स्थित है। ये सही है। क्यों है? आयन मंडल मध्य सीमा के कितने, 80 से 400 किलोमीटर के ऊपर स्थित है। ठीक है, आयन मंडल मध्य सीमा के 80 से 400 किलोमीटर ऊपर स्थित है। मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा होती है इसको मध्य सीमा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें पॉजिटिव जो है वो विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, आयन कहते हैं इसे ही, इसलिए इसका नाम आयन मंडल भी पड़ा है। ठीक है, मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपर स्थित है, कितना, 80 से 400 किलोमीटर के आसपास तक। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं, इसलिए इसको आयन मंडल कहते हैं। इसमें कितने सही होंगे तो या कौन से सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल तीसरा वाला सही है, आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपर स्थित है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूबिका चित्रकला शैली निम्नलिखित में से किस समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास से गहन रूप से जुड़ी हुई है? कौन सी सूबिका चित्रकला शैली? ठीक है, किससे जुड़ी है? मैत्रेयी से जुड़ी है। ठीक है, विशेषज्ञों का अनुमान है सूबिका चित्रकला का प्रयोग कब हुआ था, 18वीं से 19वीं शताब्दी। ठीक है, 18वीं से 19वीं शताब्दी के आसपास इस चित्रकला का प्रयोग हुआ था, और ये किससे संबंधित है? मैतेई समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ी है। ठीक है, इसमें जीवंत पांडुलिपियां, सुबिका अचौवा और ये सारी चीजें जो है, थेंगरा खेल, ये सब इसके माध्यम से प्रदर्शित की जाती है, और ये मैतेई समुदाय से जुड़ी हुई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था
APS जिसे शॉर्ट में कहते हैं, हिंदू मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है, यह आबू धाबी में निर्मित पहला हिंदू मंदिर है। तो पहला ये सही हो जाएगा क्योंकि यूएई में, ठीक है, क्या है, ये भारत स्वामी नारायण संप्रदाय द्वारा निर्मित पहला हिंदू मंदिर है। ठीक है, पहला वाला सही है। दूसरा क्या है, इस मंदिर को स्थापत्य की नागर शैली में निर्मित किया गया है जो हिंदू धर्म के स्वामी नारायण संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, ये दूसरा वाला भी सही है। अब स्वामी नारायण संस्था की अगर बात की जाए तो स्वामी नारायण संप्रदाय एक हिंदू संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? शास्त्री जी महाराज के द्वारा। जो शास्त्री जी महाराज थे उनके द्वारा 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये स्वामी नारायण संप्रदाय से संबंधित है। दूसरा वाला भी सही है, पहला सही है। तीसरा देखते हैं, मंदिर के 7 शिखर संयुक्त अमीरात के 7 अमीरातों को दर्शाते हैं, ये भी सही है। तो इसमें कितने सही हैं? इसमें सभी सही हैं। ठीक है, इसका अगर ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें पहला वाला भी सही है। आबू धाबी में निर्मित पहला हिंदू मंदिर है और ध्यान दीजिएगा नागर शैली में बनाया गया है। स्वामी नारायण संप्रदाय द्वारा 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, इसके द्वारा बनाया गया है। और इसमें गुजरात और राजस्थान के जो वास्तुकार थे इन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है। मंदिर के 7 शिखर संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों को भी दर्शाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय समय एवं मानक समय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, स्थानीय समय पार्टिकुलर क्षेत्र को बताता है। मानक समय किसी देश की किसी क्षेत्रफल, भौगोलिक या बृहद क्षेत्रफल के एक टाइम जोन को बसाता है जो औसत रूप से मान्य होता है। ठीक है, क्या है पहला, देशांतर में परिवर्तन के साथ साथ स्थानीय समय भी बदल जाता है। ठीक है, ये सही होगा। ठीक, दूसरा वाला क्या है, किसी देश की मानक यामोत्तर पर भी स्थानीय और मानक समय दोनों समान होते हैं, ये भी सही। तो उसमें से कितने सही हैं, कौन से सही हैं? तो दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, व्यापारिक भागीदार है कहाँ पे? दक्षिण एशिया में। अब भारत बांग्लादेश संबंधों की नींव की बात करें तो कब पड़ी थी? 1971 में पड़ी थी। ठीक है, भारत जो है बांग्लादेश भारत का पड़ोसी प्रथम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी नीति के तहत केंद्रीय स्तंभ बनाता है। ठीक है, और इसके बीच में हर्षवर्धन जो विदेश सचिव है, हर्षवर्धन श्रृंखला के अनुसार क्या है, कोविड-19 महामारी के टाइम पे, ठीक है, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में कितने परसेंट की वृद्धि देखी गई थी? 14% की वृद्धि देखी गई थी। ठीक है, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। ठीक है, पहला क्या है, दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, सही है। दूसरा क्या है, 2022 से भारत और बांग्लादेश के बीच मुक्त व्यापार समझौता मतलब FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता हुआ है। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच अभी तक कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए दूसरा वाला कथन गलत होगा। तीसरा क्या है, हाल ही में भारत बांग्लादेश ने गंगा नदी पर मैया पश्चिम बंगाल में और सुल्तानगंज बांग्लादेश में नदी बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार आरंभ किया है। तो ये सही है। ठीक है, कौन कौन से सही है? पहला वाला सही है। दूसरा, भारत और बांग्लादेश में कोई भी FTA नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा गलत है। तीसरा सही है, मैया पश्चिम बंगाल और सुल्तानगंज बांग्लादेश दोनों के माध्यम से व्यापार आरंभ हुआ है। तो इसमें कितने सही होंगे? इसमें केवल 2 सही होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, बोर्टल स्केल का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो ये मापने के लिए किया जाए ऑप्शन नंबर बी, मतलब एक निश्चित क्षेत्र में प्रकाश प्रदूषण का स्तर मापा जाता है। अब बोर्टल स्केल की बात करें तो क्या होता है, 1 से लेकर 9 तक होता है। ठीक है, बोर्टल क्या नापता है? प्रकाश का पैमाना मापता है। ठीक है, प्रकाश में क्या है, संख्यात्मक पैमाना है जो किसी दिए गए स्थान पर, मान लीजिए कोई पार्टिकुलर स्थान x है, ठीक है, इस स्थान पर रात्रिकालीन आकाश की जो चमक होती है उसको मापता है। ठीक है, मान लीजिए पार्टिकुलर स्थान है x, यहाँ पे रात में आकाश की चमक को मापता है। वर्ग 1 जो है, मतलब वर्ग 1 में सर्वाधिक धुंधला होता है। वहीं वर्ग 9 में क्या है, वर्ग 9 में है जो शहर है, जो भी स्तर है, उसके अंदरूनी हिस्से का पीला या हल्का धुंधला आसमान जो दिखाई देता है, ये सही मामला है। मतलब ये प्रकाश का प्रदूषण का स्तर जो है वो देखता है। क्या? बोर्टल स्केल जो है प्रकाश प्रदूषण का स्तर देगा। इसकी बात कब आई थी?
COP14 जो अभी हाल ही में हुआ है उज्बेकिस्तान में, ठीक है, प्रवासी पक्षियों के जो प्रवासी पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी या वन्यजीव प्रजाति के जो संरक्षण पे कन्वेंशन हुआ है COP14, ठीक है, कहाँ पे हुआ? उज्बेकिस्तान में। उसमें ये वाटर स्केल का नाम आया है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है, ठीक है। नदी क्या है? मांडवी, पंबा, ब्रह्मणी और सुबनासिनी। निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मांडवी की बात करें तो मांडवी जो पश्चिमी घाट की 30 झीलें हैं, झीलों के जो संयोग से होता है, झीलों का पानी जो धार के रूप में बहता है, इन झीलों से मिलके बनता है। मांडवी नदी पश्चिमी घाट की है, पहला सही है। दूसरा, पंबा की बात करें तो पंबा कहाँ है? ये भी पश्चिमी घाट के कहाँ पे है? पीरू मेदू, ठीक है, पीरू मेदू पठार में पुल चील मलाई पहाड़ी से होता है, ठीक है। मतलब अगर बात की जाए शॉर्ट में तो मांडवी और पंबा दोनों पश्चिमी घाट में है। वही ब्रह्मणी नदी की बात कीजिए तो ब्रह्मणी नदी का उद्गम कहाँ होता है? राउरकेला के प्रमुख औद्योगिक शहर के निकट, जो दक्षिण कोयल और शंख नदियां हैं। क्या है? कोयल और शंख नदी के संयोग से होता है, ठीक है, ब्रह्मणी नदी का उद्गम। वहीं सुबनासिरी की अगर बात की जाए तो सुबनासिरी का उद्गम कहाँ से होता है? सुबनासिरी का जो उद्गम होता है तिब्बत में च्यूल चू, जो ट्रांस हिमालयी नदी है, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक रूप नदी के रूप में सुबनासिरी का उद्गम होता है। और ठीक है, ब्रह्मपुत्र की बात है तो सुबनासिरी है, और उसके बाद जिया भरेली है, जिया भरेली है। ये सारी नदियाँ जो है वो जरूरी है। दिहांग, दिबांग, ये सारी नदियाँ इसके असम के आसपास से प्रवेश करती हैं, ठीक है। दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनासिरी, जिया भरेली, ये सारी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की हैं। अब क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। विचार करना है कि नदियों को जो पश्चिमी घाट से होता है तो मांडवी और पंबा को होता है, जबकि ब्रह्मणी कहाँ है? राउरकेला के आसपास से है, ठीक है। सुबनासिरी तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र है उसकी सहायक नदी है, ठीक है। इसका भी उद्गम कहाँ पे होता है? ट्रांस हिमालयी नदी यह भी है, ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए तो तिब्बत के सिन्नान प्रांत में, कहाँ पे? तिब्बत के सिन्नान प्रांत में इसका उद्गम होता है। तो इसमें कौन से या कितने सही हैं? तो इसमें केवल मांडवी और पंबा ही सही है, जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं, मतलब 1 और 2 सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी से वायुमंडल में ऊष्मा का विकिरण करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा का विकिरण करने के लिए मुख्य रूप से क्या जिम्मेदार है? तो दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाला पार्थिव विकिरण, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो पार्थिव विकिरण होता है वो वायुमंडल में ऊष्मा का विकिरण करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शाहपुर कैंडी बराज निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह है रावी नदी पे। अब कैंडी बराज परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1995 में, ठीक है, 1995 में हुआ था। किसके द्वारा? जो राष्ट्र प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। रावी नदी पर जो शाहपुर कंडी बैराज परियोजना है, ये कहाँ पे है? पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इसके सीमा पर विस्तृत है। इसका उद्देश्य क्या है? शाहपुर कंडी बैराज के निर्माण से भारत और पाकिस्तान की ओर प्रवाहित होने वाले जल को जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो है वो उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना है, ठीक है, शाहपुर कंडी बैराज परियोजना का। अब वन लाइन में शॉर्ट में बताते हैं कहाँ पे है। रावी नदी पे, शुभारंभ 1995 में PV नरसिम्हा राव द्वारा, ठीक है। पंजाब और जम्मू कश्मीर पे जो है इन क्षेत्रों में इसका जल उपयोग करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे के क्वेश्चन इसके आगे वाले पार्ट में डिस्कस किए जाएंगे, और जिसने भी पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। 15 तक का जाके देख लीजिए। UPSC प्रीलिम्स के लिए 2025 के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।